इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। मिट्टी है जीवन आधार, इसमें छिपा है धन अपार। पेड़ पौधों की है जान, रखती धरती की पहचान। आओ मिलकर यह प्रण लें, मिट्टी को स्वच्छ सुरक्षित रखें। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है तमाम श्रोताओं का सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में। तो स्वीकार कीजिए हेमा विश्वकर्मा की राम राम। श्रोताओं, खेत हमारे देश की शान है, किसानों की पहचान है। खेत केवल अनाज उगाने का साधन ही नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला भी है। बढ़ते शहरीकरण, मिट्टी कटाव, रासायनिक प्रदूषण के कारण कृषि भूमि का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को जागरूक करना है। जी हाँ श्रोताओं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की सेहत में सुधार करना, रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और मिट्टी परीक्षण की ओर जागरूक करना, ताकि किसान और मिट्टी दोनों सुरक्षित रह सकें। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विषय, मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, मिट्टी परीक्षण। श्रोताओं, इस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या, जिज्ञासा, अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो का नंबर लिख लें। नंबर है 8989116346। नंबर एक बार आप पुनः सुन लें, 8989116346। या फिर आप हमें कार्यक्रम से पूर्व हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602262263 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पुनः सुन लें, 8602262263। श्रोताओं, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक आंचलिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से डॉक्टर हेमलता अहिरवार। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में, और आपको हमारे किसान भाइयों की ओर से राम राम। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आप और हम आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिसमें हम मुख्य विषय पे बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य एवं खेत बचाओ अभियान। जी हाँ हेमलता जी, आज की इस कड़ी में हम ये जानना चाहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य की ओर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये मृदा स्वास्थ्य क्या है और आज के समय में मृदा स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमारा आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य को हम उस दिशा में देखते हैं या कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य, मृदा की वो क्षमता है कि वो अपने फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता कराए, जल उपलब्ध करवाए और अनुकूल वातावरण बनाए रखे। इसके साथ ही मृदा अपनी उत्पादकता को दीर्घकालिक समय के लिए बनाए रखे। हम ऐसे देखते हैं कि हमने मृदा के स्वास्थ्य को 3 अंगों में बांट रखा है। जी। सबसे पहले अंग में हम बात करते हैं या प्रमुख घटक कहते हैं तो वो होता है भौतिक गुण, जिसमें हम बात करते हैं मृदा की बनावट की, उसकी जल धारण क्षमता की और मृदा में वायु का संचार। बिल्कुल। दूसरे पहलू पे जब हम आते हैं तो हम बात करते हैं उसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में हम मृदा का पीएच मान या हम मृदा की अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता के विषय पे हम बात करते हैं। उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है या कार्बन की उपलब्धता कितनी है, या मृदा में एनपीके जो हमारे प्रमुख पोषक तत्व है वो कितने उपस्थित हैं। बिल्कुल। तीसरा हम जी हेमलता जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। हमारे पास एक कॉलर जो है अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो किसानवाड़ी। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है?
मैम मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता। जी, आपका प्रश्न क्या है? मैम मेरा सवाल ये था कि मृदा का स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है और मृदा को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना जी मैम, चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि मृदा को स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं, तो हम मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए उसमें हम जैविक उर्वरकों का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें, फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, जो उसमें जल धारण क्षमता होती है, ड्रेनेज प्रॉपर करें, उसका सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना जो होती है वो भुरभुरी होनी चाहिए। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी मृदा को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। मुख्य बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपनी मृदा में या फसल में उर्वरकों का उपयोग करें तो वो हमें हमेशा संतुलित अनुपात में लेना चाहिए, जिससे हम उसकी उर्वरता को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमलता जी, हम बात कर रहे थे मिट्टी स्वास्थ्य पर। तो अक्सर हम देखते हैं कि मिट्टी तो हमें देखने में सभी एक जैसी ही लगती हैं, मगर क्या इसकी स्वस्थ होने की क्या पहचान है और क्या हम इसकी जांच स्वयं कर सकते हैं? मिट्टी देखने में तो स्वस्थ लगती है, लेकिन अगर हम बात करें मिट्टी के स्वास्थ्य की कि हम उसको कैसे जान पाएँ कि वो स्वस्थ है, जी। तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता होनी चाहिए, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी काली भूरी रंग की होनी चाहिए, साथ ही साथ मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी मृदा में जो जैविक पदार्थ पाए जाते हैं उनका अपघटन करके उसको कार्बनिक में बदलते हैं, कार्बन के अनुपात को बढ़ाते हैं। जनरली हमारे यहाँ की मृदा में देखा गया है कि जिस मृदा में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वो मृदा स्वस्थ कहलाएगी। तो इस तरीके से हम मृदा के स्वास्थ्य पे फोकस करते हैं। अब अगर हम मृदा के स्वास्थ्य को जानना चाहें तो हम जी। मृदा के स्वास्थ्य को कैसे जानें? जी। उसके लिए भारत सरकार की जो योजना चल रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हमको उसको ही लेके चलना है। जब तक किसान भाई अपनी मृदा का परीक्षण नहीं करवाएंगे तो उसमें क्या कमी है, क्या अधिकता है, वो हम उसको ऐसे बता नहीं पाएंगे। जी। हम जब मृदा परीक्षण करवाते हैं तो हमको उसमें निश्चित रूप में उसकी एक जांच रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें चाहे अधिकता हो चाहे कमी हो, उसमें बराबर हमें सारी सूची में वो जानकारी हमको उपलब्ध होती है। जी। मैम, अभी हमने बात की थी पीएच मान की। जी। आपने बताया कि मिट्टी में जो पीएच मान होता है उसके विषय में आपने बताया, ये पीएच मान क्या होता है और अधिकांश फसलों में उपयुक्त पीएच मान क्या होना चाहिए? मैडम, हम पीएच मान से ये समझते हैं कि हमारी जो मृदा है वो क्या अम्लीयता उसमें ज़्यादा है या क्षारीयता ज़्यादा है या हमारी मृदा उदासीन है। जनरली हम पीएच मान को 0 से 14 तक, 0 से लेके 14 तक आंकते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है और जैसे जैसे हम घटते हैं 7 से नीचे आते हैं तो वो अम्लीय होती है। हम मृदा का पीएच मान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाके टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट आती है। सामान्यतः जो बेस्ट पीएच मान या उत्तम जो कहा गया है वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में सभी फसलों के लिए वो बेस्ट पीएच मान आका गया है। सभी फसलों के लिए क्या एक जैसा ही पीएच मान होना चाहिए? अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है? सभी फसलों के लिए एक सा पीएच मान हो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएच मान में अंतर तो देखा ही जाता है, तो वो फसल के नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आता है। लेकिन जब हम आइडियल की बात करते हैं तो हम लगभग लेके चलते हैं 6.5 to 7.5। क्या हम इसका जो जांच है हम क्या स्वयं कर सकते हैं? पीएच मान की जांच किसान स्वयं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी पीएच मान को निर्धारित करने की या निकालने की किट मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें किसान भाई 20 ग्राम सॉइल ले और अपना 50 ml वाटर को 100 ml के बीकर में लेके उसका घोल बनाए और उस पीएच किट को डायरेक्ट अगर उसमें इंसर्ट करे तो वो पीएच किट पीएच मान को शो करती है। लेकिन ये क्या उतना एक्यूरेट होगा उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हम किसान भाई को यही सजेशन देंगे या सुझाव देंगे कि अगर उन्हें अपना सही पीएच मान ज्ञात करना है तो वो प्रयोगशाला में अवश्य मिट्टी परीक्षण करवाएं। जी मैम, अभी आपने बात की थी उर्वरक की अगर उर्वरक अधिक मात्रा में दिया जाए तो भी हमारे फसलों को नुकसान होता है जी। और कम से कम मात्रा में दिया जाए तो भी हमारी फसलों को नुकसान होता है।
तो आप ये बताइए कि संतुलित उर्वरक क्या हैं और इनका निर्धारण कैसे किया जाए। संतुलित उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो संतुलित उर्वरक मतलब जितना फसल को आवश्यकता है जी। और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम जी, सभी मैम। जी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ, जी। एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसानवाड़ी। हेलो मैम। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप, आपका नाम क्या है? जी मैं रूपेश रघुवंशी ग्राम खैरघाट से बात कर रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न क्या है? मैं जानना चाह रहा था मैम कि जो किसान भाई रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं जी। तो उससे मिट्टी की उर्वर शक्ति कम हो रही है, जी। तो उसके अन्य वैकल्पिक विकल्प के रूप में हम क्या उपयोग कर सकते हैं उसके साथ? जी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सर नमस्ते। जैसे कि आपने नमस्ते। हमसे पूछा कि किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो उसका वैकल्प क्या हो सकता है। मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगी कि उसका वैकल्प आप पशुधन अपनाइए, अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जाइए। मार्केट में रासायनिक खाद के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र मौजूद है जो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। रासायनिक खाद की जगह पे हम उनको दें तो हमारे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो सकती है। तो आप जैविक खाद को अपनाइए, प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए और पशुधन अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा जो लोकल सोर्स जो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ का फुलफिलमेंट किसान भाई स्वयं खुद कर सकता है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। मैम, हम बात कर रहे थे संतुलित उर्वरक की और इनका निर्धारण कैसे किया जाए। जी मैम, जैसे कि आपने पूछा मुझसे कि संतुलित उर्वरक मृदा में उपस्थित मतलब फसल को हम जब उसकी आवश्यकता के आधार पर सभी पोषक तत्व हम एक उचित मात्रा में दें तो वो उन सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में संतुलन में प्रयोग करना संतुलित उर्वरक देना कहलाता है। ठीक है, और ये संतुलित उर्वरक देने से हमारे फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी जो फसल हमारी पैदावार हो रही है जी। उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। जी, और अक्सर देखा गया कि मैम छिंदवाड़ा के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें एनपीके की जो अधिकता जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है, ज़्यादातर मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। किसान भाई तो इसका अच्छा लाभ ले ही रहे हैं, उनकी फसल अच्छी हो रही है, लेकिन भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? भविष्य में देखिए मैम, अभी तो किसान भाई का उपज बढ़ रही है, वो उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन भविष्य में नहीं, बहुत ही जल्द इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब असंतुलित उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन सख्त होते जाती है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है। मैम, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसानवाड़ी। हेलो आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? जी, मैं पोखरण से बात कर रहा हूँ, मिलेट सतना में, जिला छिंदवाड़ा। जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, आपका प्रश्न? अगर किसी किसान की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है तो आप उसे क्या सलाह देंगे मैम? नमस्ते किसान भाई। अगर किसी फार्मर की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी देखी जा रही है तो निश्चित ही किसान भाई को हर 3 साल में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाई अपने फसल में बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। जो लिविंग बायो फर्टिलाइज़र, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, आप उसको निश्चित ही फसल में ड्रेंच करिए, कंटिन्यूसली उसका आप प्रयोग करिए तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और जो हम फसलों में फसल को काटने के बाद जो आजकल मतलब आग जो लगा देते हैं वो बिल्कुल भी आप बंद कर दीजिए। जो आपका जो फसल का जो स्ट्रॉ बचता है या जो मतलब अपना मुख्य फसल लेने के बाद जो अपना चारा बचता है उसको आप इनकारपोरेट कर दीजिए तो कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। धन्यवाद आपका। मैम, बात कर रहे थे उर्वरकों के भविष्य में दुष्परिणाम की। जी मैम, दुष्परिणाम निश्चित ही हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम उर्वरक की मात्रा बढ़ाते हैं तो हम तुरंत में देखते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल उसका आंका जाए, उसकी मतलब एक कॉस्ट निकाली जाए तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हमारा इनपुट ज़्यादा लगा के उसका कॉस्ट हम बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट में भी कमी देखी जाती है। साथ ही साथ जो हमारी मृदा में जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, भूमि हमारी सख्त होते जा रही है, उसमें जो सूक्ष्म जीव, पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ पे केचुए हमको खेतों में भर भर के देखने मिलते थे, बिल्कुल। लेकिन अब केचुए हमको बाहर से खरीद के लाके और अपने खेत में
डालने पड़ रहे हैं, ये कंडीशन आ गई है। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या निरंतर कम होती जाएगी, उत्पादन तो बढ़ेगा जी। लेकिन बाद में यही सब चीज़ें मिला जुलाकर उत्पादन को गिराएंगी भी, किसान की लागत बढ़ेगी और लागत बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे उसकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। जी, वास्तव में एनपीके का जो हमारा संतुलित अनुपात कितना होना चाहिए, किस अनुपात में हम इन उर्वरकों को दें ताकि हमारे किसान भाई जो हैं अपने खेत की उर्वरक क्षमता को बनाए रखें? ऐसे तो देखिए मैम, हम निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये जो हम संतुलित उर्वरक की बात करते हैं, इनका जो अनुपात डिसाइड होता है, निर्धारित होता है, वो मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम जो हमारी अनाजीय फसलें हैं उस पर हम एनपीके का अनुपात लेके चलते हैं 4:1, 4:2:1 या 2:1:1। सामान्य तौर पर अनाजी और दलहनी फसलों के लिए हम ये अनुपात लेके चलते हैं। बाकी अगर हम फसल प्रमुख में जाएं तो हमें मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर एक बैलेंस्ड हमको अनुपात देखने को मिलेगा। जी, अक्सर देखते हैं कि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन की अधिकता कर देते हैं फसलों में, तो इससे क्या क्या हानि होती हैं? नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से फसल तेजी से बढ़ती है, साथ ही साथ क्या होता है उसमें लचीलापन आ जाता है, तो फसल उसमें जो लॉजिंग, गेहूं में जो हमको लॉजिंग देखने को मिलती है वो हमको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें कीट रोग व्याधि ज़्यादा लगेंगे और फल और फूल जो फ्रूटिंग वाला समय है वो भी उसका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता, जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, वो भी गिरेगी और नाइट्रेट पानी में जाकर प्रदूषण को बढ़ाएगा। जी, एक कॉलर हमसे फिर जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ जी, हेलो किसानवाड़ी में हेमा जी, आपको राम राम। और राम राम भैया। मैडम राम राम। जी राम राम सर। जी, मैं ग्राम गुरैया, तहसील चौरई से विजय शर्मा बात कर रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न क्या है? जी मैडम, ये पूछना था कि जैसे पौधों में क्या अंतर आता है, क्या लक्षण दिखते हैं जब हम मृदा की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता की बात करते हैं? क्योंकि ये शब्द अक्सर सुना आता है पर स्वास्थ्य से संबंधित भी है मृदा के, पर ये समझ में नहीं आता कि हमारा पौधा की मतलब क्या प्रॉब्लम है उसमें, अम्लीयता की समस्या है कि क्षारीयता की, वो उदासीन हो गया, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने बोला अम्लीयता, उदासीनता या क्षारीयता। हम बात करें पहले, अगर हम क्षारीयता की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए मृदा का पीएच लेवल बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सॉइल, जो हमारी जो मृदा होती है वो कठोर हो जाती है, उसमें पपड़ी जम जाती है। तो जब मृदा सख्त हो गई तो कहीं ना कहीं उसमें एरेशन और वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो आपको क्या होगा ना कि उसमें मुरझानापन या झुलसना जल्दी दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अम्लता की, तो अम्लता कहीं ना कहीं क्या होता है, कीट रोग व्याधि के प्रकोप को ज़्यादा बढ़ाता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी फसल की जो रेजिस्टेंस पावर जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमको हमारी फसल में दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम बात कर रहे थे संतुलित उर्वरक की, तो संतुलित उर्वरक में मृदा परीक्षण की क्या भूमिका होती है, और जैसे हम मृदा परीक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए? मृदा परीक्षण, देखिए मैम, पहले बात करें हम संतुलित उर्वरक, तो मृदा परीक्षण हमको ये बताता है कि मिट्टी में हमारे कौन से पोषक तत्व कितने मौजूद हैं, और हम उसी के आधार पर किसान केवल मतलब उन्हीं उर्वरकों का उपयोग करें जिसकी मृदा में कमी है। ये बात बताती है कि हम एक संतुलित उर्वरक को लेकर चल रहे हैं। संतुलित मैम, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसानवाड़ी। हेलो, जयराम जी की मैडम, हम शशि किरण यादव बोल रहे हैं बोहना खैरी से। जी, आपका प्रश्न क्या है? जी मैडम जी, मेरा प्रश्न है कि मिट्टी का नमूना लेते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी जी बिल्कुल। नमस्ते किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम मृदा का नमूना ले रहे हैं तो हमें कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम जब मृदा का नमूना लें तो उसकी जो गहराई होनी चाहिए लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। हम मिट्टी का नमूना लेते टाइम उस मिट्टी को इकट्ठा ना रखें। जैसे हम गेहूँ या चावल निकालने के लिए एक तसले का प्रयोग करते हैं तो हम एक ऊपरी परत लेते हैं, उसी तरीके से हमको मिट्टी को निकालने के लिए
जो हमारा आगर होता है, या हम उसको सामान्य भाषा में कहें खुरपी जो होती है, खुरपी से हम इस तरीके से लें कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पतली परत हम मिट्टी की नमूना लेने के लिए, परीक्षण करवाने के लिए उसको हम अलग करें। उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपकी गोबर खाद का ढेर है, या जहाँ आपने खाद को फैलाने के लिए किसी खेत के किनारे पे इकट्ठा किया है, उस जगह से आपको मिट्टी नहीं लेनी है। इसके साथ ही साथ अगर आपके खेत में कोई बड़ा पेड़ है ना, कोई वृक्ष लगा हुआ है, तो उसके नीचे का भी मृदा का नमूना हमको नहीं लेना है। ऐसी कुछ सामान्य बातों का ध्यान हमको मृदा परीक्षण या मिट्टी का नमूना लेते टाइम पे ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम खेत उर्वरक की बात कर रहे हैं कि हमको खेत को उर्वरा बनाए रखना है, उनमें उसमें उपजाऊ क्षमता में बनाए रखनी है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? खेत की उर्वरक क्षमता को अगर हमको लंबे समय तक बनाए रखना है, तो सबसे पहले किसान भाई संतुलित उर्वरक अपनाएं, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। जो फसल जिस प्रमुख तत्व की कमी है, उसी प्रमुख तत्व का वो अपनी फसल को दें। साथ ही साथ फसल चक्र प्रणाली अपनाएं, और साथ ही साथ जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बायो फर्टिलाइज़र, इन सभी खादों का वो समय समय पे उपयोग करें। बिल्कुल। और अब समय हो चला है एक संदेश का। पहले सुन लेते हैं संदेश, फिर हम जुड़ेंगे अपने कार्यक्रम से। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संशय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं
और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। इस संदेश के बाद आइए एक बार हम फिर से जुड़ते हैं हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में। और मैम अब हम बात करते हैं खेत बचाओ अभियान की। जी मैम। अभी ये जो 1 जून से लेकर 30 जून तक ये अभियान चल रहा है, खेत बचाओ अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे कि आपने बताया कि 1 जून से 30 जून को हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने इस राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ किया जी। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये बताता है कि हमको अपनी मृदा की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखना है, साथ ही साथ हमको रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है और जो हमारी वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं उससे हमको कैसे किसानों को प्रोत्साहित करना है, इन सभी चीज़ों को हमें किसान तक कैसे पहुंचाना है जी। इस उद्देश्य के साथ हम इस अभियान पे जुड़े हुए हैं। जी, जल संरक्षण की बात तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण का क्या योगदान है? मैम एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, फिर हम इसके बाद इस प्रश्न को उत्तर जानेंगे। जी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो मैम, मैं हुस्ना बोल रही हूँ अमरवाड़ा से। जी बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? मेरा ये प्रश्न है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कैसे बनती है? जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। नमस्ते किसान भाई, जैसे कि आपने पूछा कि मृदा की गुणवत्ता क्या है। मृदा की गुणवत्ता मुख्य रूप से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों से बनती है। हम मृदा की गुणवत्ता उस स्थिति में अच्छी आंकते हैं जब मृदा में जो हम फसल लगाते हैं उस फसल को लगभग जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्या हमारी मृदा उस फसल को वो सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करा रही है, उसकी उपज क्या अच्छी मिल रही है। अगर मान लीजिए उपज हमको अच्छी मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी मृदा स्वस्थ है और मृदा की गुणवत्ता अच्छी है। जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, धन्यवाद आपका। जी, हम जल संरक्षण की बात कर रहे थे कि इसका क्या योगदान हो सकता है? जी मैम, खेत बचाओ अभियान में जल संरक्षण से मुख्य तात्पर्य यह है कि हम अपने भूजल को कैसे रिचार्ज करें। सिंचाई के लिए हमको खेत बचाओ अभियान में पानी को बचाना है, साथ ही साथ फसल सूखे में भी सुरक्षित रहती है। हमको ऐसी कुछ पद्धतियों का इस्तेमाल करना है, जैसे हम कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, तालाब निर्माण कर सकते हैं। ये सभी हमको इन सभी योजनाओं को लेकर हमको किसान को प्रोत्साहित करना है। जी, यानी कि पारंपरिक खेती के साथ हम वैज्ञानिक खेती को भी अपनाएं। बिल्कुल। जी, खेत बचाओ अभियान से कृषि उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार सहायता मिल सकती है? खेत बचाओ अभियान कहीं ना कहीं हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मुख्य योगदान दे रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इससे जो हमारे रासायनिक और कीटनाशकों का हम दिन प्रतिदिन जो उपयोग बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जाके उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम मृदा परीक्षण करवाएं, समय समय पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाइयों को वितरित करें, उसके बारे में किसान को जागरूक बनाएं, तो निश्चित ही हम इस अभियान में सफल होंगे। जी, अभी आपने बीच में एक फसल चक्र की बात की थी। ये फसल चक्रण अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चक्र की बात करें, फसल चक्र को हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई अनाज वाली फसल ली है तो उसके बाद हमको दलहनी फसल लेना है।
तो दलहनी फसल, अनाज वाली फसल में हमने एक उर्वरक का अनुपात इस्तेमाल किया, उसके बाद हम दलहनी फसल लेते हैं। तो जो अनाजीय फसल हमारे उर्वरक का इस्तेमाल कर लेती है, तो उसके रिचार्ज के लिए जो हम दलहनी फसल लेते हैं, दलहनी फसलों का मुख्य कैरेक्टर या गुण ये होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती, कहीं ना कहीं वो क्या करती है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व को रिचार्ज करने का काम करती है। तो इस तरीके से अगर हम फसल चक्र लेते हैं तो हम अपनी उर्वरता को निश्चित ही बढ़ाते हैं। जी, और इसी अभियान के अंतर्गत किसानों को जो तकनीकी सहायता दी जा रही है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत, तो इससे हमारे किसानों को कहाँ तक लाभ मिलेगा और तकनीकी सहायता कैसे ले सकते हैं? इस अभियान के अंतर्गत हम किसानों को बहुत सारी जो हमारी कृषि की योजनाएं चल रही हैं, जो वैज्ञानिक पद्धतियां चल रही है, उसके विषय में हम उनको जागरूक बना रहे हैं। जैसे हमें किसान भाई को मृदा परीक्षण के प्रति अवेयर बनाना है, वो अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं, अपने खेतों में संतुलित पोषक प्रबंधन विधि को अपनाएं, साथ ही साथ वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जल संरक्षण के बारे में जाने, उन्नत बीजों का उपयोग करें, बीजोपचार करें, हरी खाद का उपयोग करें, और जो हमारी आधुनिक प्रणाली से जो बुआई टेक्निक्स होती हैं, तकनीकी होती है, उनको वो अपनाएं, जल संरक्षण आधारित कृषि प्रणाली को अपनाएं, तो निश्चित ही हमारा अभियान ये सफल होगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको किसान भाई तक पहुंचानी है। बिल्कुल, और इसी में हम अभियान में वृक्षारोपण के जो महत्व है उसकी जानकारी हम किसान भाइयों को देना चाहते हैं। वृक्षारोपण का महत्व तो देखिए, सारी जनता अभी जिस समय को फेस कर रही है उस समय से वो अवगत है। आज हम इस स्थिति के सामने जो हम आकर खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हम शहरीकरण के वजह से खड़े हुए हैं। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, अपनी प्रकृति को वृक्षारोपित करके सुंदर सजाते हैं, तो निश्चित ही ये जो हम गर्मी और उमस को महसूस कर रहे हैं वो उसको हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और हमको इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा आगे चल के। बिल्कुल। और मैम ये पूछना चाहती हूँ कि मृदा स्वास्थ्य, जब भी हम बात कर रहे थे मृदा स्वास्थ्य के बारे में, तो सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, इसका जो लाभ हमारे किसान भाई किस प्रकार ले सकते हैं? सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है मैम। मृदा स्वास्थ्य को लेके बात करें तो मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हम लोग किसान को जागरूक करते ही हैं। हर 3 साल के बाद किसान भाई को अपना मृदा परीक्षण करवाना है। इसके साथ ही साथ जो पारंपरिक कृषि विकास योजना है उससे हम किसान को अवगत करवाएं। कृषि यांत्रिकरण से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए चल रही है। उनको कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सब्सिडी पे देते हैं। साथ ही साथ फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो इन योजनाओं से अवगत नहीं हैं। तो इस खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्य ये भी किया जा रहा है कि जो योजनाएं किसान भाइयों के लिए है उससे हम उनको अवगत करवाएं, उसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करें। जी, अक्सर देखा जाता है कि खेतों में मिट्टी कटाव ज़्यादा होता है ना, मृदा अपरदन, तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए? सरकार इसके लिए क्या हमारे किसान भाइयों को सहायता कर रही है? जी, जैसा कि आपने बताया मृदा अपरदन की जो समस्या देखने को मिल रही है, जो शहरीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण बनते हैं मृदा अपरदन का। अगर किसान भाई मृदा अपरदन से बचना चाहता है तो वो अपने खेतों की जो मेड़बंदी होती है, मेड़ों पे वो वृक्ष लगाए, बड़े बड़े वृक्ष लगाए, ब्रॉड जो जिनका एरिया, जो रूट सिस्टम जिनका ब्रॉड होता है, ऐसे वृक्षों को रोपित करे तो कहीं ना कहीं हम मृदा अपरदन की जो समस्या देख रहे हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे किसान भाई जो हैं खेत बचाओ अभियान में किस तरह अपना सहयोग देख सकते हैं? किसान भाई खेत बचाओ अभियान में अगर अपना योगदान देना चाहे तो हर किसान भाई को मैं विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो हर 3 साल में अपनी मृदा का परीक्षण करवाए। मृदा परीक्षण होने पश्चात वो उस परीक्षण या रिजल्ट के आधार पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। साथ ही साथ उन्नत तकनीकी को जाने और उस तरीके से फसल प्रणाली या फसल पद्धति को अपनाएं, बुआई की नई नई टेक्निक्स को अपनाएं, जल संरक्षण का कार्य करें, मृदा क्षरण और मृदा संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करें। ये सारी चीज़ों को अगर किसान भाई अपने मद्देनज़र रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अभियान को सफल करने में वो अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी हमने खेत बचाओ की बात की, तो खेत बचाओ के अंतर्गत हम ऐसी और कौन कौन सी जो हैं प्रयास कर सकते हैं जिनका हमारे किसान भाई लाभ लें, या जो हमने प्रश्नों में नहीं पूछ पाए हैं,
तो आप ऐसे जो भी सहायता है या जो भी प्रयास हमें किसान भाइयों को करने चाहिए, आप उनके विषय में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। खेत बचाओ अभियान एक सरकार की बड़ी अहम एक जागरूकता अभियान है, जिसमें कहीं ना कहीं हम किसान भाई अपने स्तर पे तो कर ही रहा है उत्पादन, लेकिन जो दिन प्रतिदिन जो उत्पादन को बढ़ाने की होड़ में जो किसान भाई अनबैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, असंतुलित उर्वरक का उपयोग कर रहा है, उसे किसान भाई सतर्क हो जाए। इस अभियान की मुख्य मुहिम वही है कि हमें किसान भाई को ये बताना है, समझाना है कि वो संतुलित उर्वरक का उपयोग करके कैसे अपने फसल उत्पादन को मेंटेन करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपनी लागत को कम कर सकता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान उन्नत बने, समृद्ध बने, तो कहीं ना कहीं हमें किसान की लागत को कम करना है। तो ये जो खेत बचाओ अभियान जो शुरू हुआ है वो निश्चित ही किसान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होगा और सभी किसान भाई इससे लाभान्वित निश्चित ही होंगे। बिल्कुल हेमलता जी, हम भी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इसी में मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे किसान भाई यूरिया का भी उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यूरिया किसान भाई को यूरिया डालना मुख्य उद्देश्य नहीं है। किसान भाई का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी फसल को कैसे उसका उत्पादन बढ़ाना है। तो किसान भाई सिर्फ यूरिया पे फोकस ना करते हुए, अगर जो हम अभी बात कर रहे थे संतुलित उर्वरक की, अगर संतुलित उर्वरक की दिशा में वो जाए तो निश्चित ही वो अपनी फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी भूमि संरक्षित भी होगी, पर्यावरण भी संरक्षित होगा, किसान की लागत कम होगी और निश्चित ही किसान उन्नत और खुशहाल होगा। जी, अभी हमने जल संरक्षण की बात की थी, तो इसमें एक प्रश्न पूछना चाह रही थी, किस प्रकार हम अपने भूजल संरक्षण कर सकते हैं? भूजल संरक्षण को अगर हमको करना है तो हम कहीं ना कहीं भूजल को हमें रिचार्ज करना होगा, उसको ग्राउंड वाटर को हमें बढ़ाना होगा। किसान भाई अपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाने के लिए सोक पिट बनवाएं अपने खेतों के आजू बाजू, और ज़्यादा से ज़्यादा वो उन फसलों को एटमॉस्फेयर के हिसाब से सेलेक्ट करें जिनमें कहीं ना कहीं पानी की कम मतलब खपत होती हो। साथ ही साथ किसान भाई जो कृषि से जो पानी को देने की जो नई नई पद्धतियाँ आज प्रचलन में आ गई है, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या हम ऐसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे भूजल को संरक्षित करके रख सकते हैं। जी हाँ हेमलता जी, अब हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए। आपसे मिली जानकारियों को रोकने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त रोक रहा है। श्रोताओं, आज के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में हमारा विषय था मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों का संतुलित उपयोग और मिट्टी परीक्षण। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी कृषि वैज्ञानिक आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंद्रगांव छिंदवाड़ा की डॉक्टर हेमलता अहिरवार। हेमलता जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे आकाशवाणी परिवार को दिया, इतनी अच्छी जानकारियाँ किसान भाइयों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, साथ ही साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, आपको बता दें आज के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम का संयोजन था दीपांकर तिवारी और अमोल शेंडे का। तकनीकी सहयोगी थे राजेश भारद्वाज और अनिल कुमार सिंह। प्रस्तुति सहयोगी थे कीर्ति छछाने और अनिल सनोडिया। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए कारगर साबित होगी। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी वादे के साथ होगी फिर मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हेमा विश्वकर्मा की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।